1 टू इन्फिनिटी, यानी कि इंसुलेटर की वैल्यू कितनी पॉसिबल नहीं है, जो कंडक्टर की है वो पॉसिबल नहीं है, कितनी पॉसिबल नहीं है, फिर इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, जीरो कभी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल जीरो छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी क्यों नहीं, क्योंकि वो कंडक्टर की है, ठीक है। उसके बाद में SI यूनिट फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल डिस्कशन शुरू किया था अबाउट कूलम्स लॉ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1/4πε0 उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो हर बार कांस्टेंट में हम क्या करेंगे, 1/4πε0 को रिप्लेस करेंगे विथ 9 × 10⁹ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था एक्चुअल न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स हो गए थे, है ना। उसके बाद कुछ IMP पॉइंट्स देखे थे, क्या कहते हैं IMP पॉइंट्स, अगर एक चार्ज है उसको डिवाइड करना है सो दैट फोर्स विल बिकम मैक्सिमम, कितना है रेशो 1/2। अगर आपको बोला है कि दो चार्जेस थे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन ए मीडियम एंड उनके बिटवीन क्या किया, फिर एक चार्ज को डबल कर दिया, तो फोर्स सेम रहने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस, मतलब r। अगर दो चार्जेस है एयर में थे, उनके बिटवीन फोर्स था F, अगर सेम चार्जेस की सिस्टम को मीडियम में डाल दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो सेम फोर्स के लिए r कितना चाहिए, वेरी गुड, r/√k, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में अगर बोला है कि किसी सरफेस के ऊपर दो चार्जेस इक्विलिब्रियम में ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी K(Q1 Q2) अपॉन r² इक्वल्स टू म्यू इंटू m इंटू जी करेंगे, वहां से फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर एक चार्ज सेंटर में -q एंड उसके सराउंडिंग में +q अगर सर्कुलर मोशन यानी रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस रिवॉल्यूशन का अगर पीरियोडिक टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, mr² इक्वेट करेंगे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी K(Q1 Q2) अपॉन r² के साथ, ठीक है। एंड अगर हमें वेलोसिटी पूछी तो क्या करना पड़ेगा, फिर mv² अपॉन r इक्वल्स टू K(Q1 Q2) अपॉन r² करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर सेम सिचुएशन में आपको बोला है कि दो स्ट्रिंग्स है अटैच टू द टू चार्जेस जिनका मास है m, चार्ज है q, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, t cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg, t sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय Fe, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उस तरह से फिर tan थीटा इक्वल्स टू मिलता है Fe अपॉन mg, एंड वहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, x कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आता है 2kq² अपॉन mg होल रेज टू 1/3, वेरी गुड। अगर सेम सेटअप अगर फ्रीली फॉलिंग सैटेलाइट में लेके गए तो मतलब थीटा बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन एब्सेंट रहेगा, तो पूरा टेंशन कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बिटवीन का रिपल्शन, ठीक है। उसके बाद में अगर सेम सेटअप को अगर एयर में परफॉर्म करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वही इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर किसी लिक्विड में आ रही, तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और क्या देखा था, वेरी गुड, व्हेन Q1 से लेके Q2 तक जा रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स कितना होगा, K(Q1 Q2) अपॉन r², इक्वेट करेंगे ma के साथ, फिर ये मिलेगा एक्सेलरेशन, रिप्लेस करेंगे v इंटू dv/dx से, फिर हमें क्या मिलेगा, dv मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, कितनी आती है, √K(Q1 Q2) अपॉन इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, है ना। उसके बाद वेरी गुड, क्यूब अगर है उसके अगर 8 के 8 वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्जेस प्लेस किए तो एनी वन चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स बनेगा KQ²/a² माइनस इन ब्रैकेट 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो हो गए थे, ये सारे थे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। काय राहिलं का अजून काय, वेरी गुड, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज है Q, सेंटर पे रखा है -2Q, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर F2 - 2F1 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स करके हम वहाँ पे वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम जो रिक्वायर्ड इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ कंडीशन है, आपको वर्कशीट में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी मतलब उनको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स है कि अगर सपोज चार्जेस की सर्कुलर मोशन दी जाती है, पीरियोडिक टाइम पूछा, वेलोसिटी पूछा, हमें क्या करना है अल्टीमेटली वहाँ पे
सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना है, किसी सरफेस के ऊपर चार्जेस है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है अगर इक्विलिब्रियम आहे तो क्या करना आहे फिर. तर ह्या कन्सेप्ट आहेत, कळालं ना, हे सगळे काय आहेत कन्सेप्ट आहेत, हे आपल्याला माहीत पाहिजे की या सिच्युएशनमध्ये आपण या गोष्टी अप्लाई करणार आहे. ठीक है, तो इस तरह से सैटरडे को, उसके बाद मंडे को कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करने के बाद कल का होमवर्क था थ्योरेटिकल पार्ट का प्रिपरेशन, वो तो सबका हो गया, वॉइस नोट्स आ गए सुबह सुबह तो सबका प्रिपरेशन हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, उसके बाद में सगळीच तसे इकडे तिकडे बघायचं काही काम नाही आहे. व्हॉइस नोट्स किती लोकांनी सेंड केले आज? हो तेच ना, तेच आज म्हणजे तेच रात्रीचंच काय करेल. ठीक आहे, हे सगळे एक्झाममध्ये आठवण जगसू नसू. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हाँ, तो कूलम्स लॉ हो गया था, होमवर्क था पहले फर्स्ट वर्कशीट हो गई कंप्लीट, देन सेकंड भी कंप्लीट करनी थी कल, बट 8 वाजेपर्यंत आपण बघितलं है ना, खूप रेसमध्ये पळून पळून थकले होते पण कंप्लीट झाली नव्हती, तो उसको अपन पोस्टपोन करके आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो पेंडिंग है सेकंड वर्कशीट वो आज कंप्लीट करो, जिनकी सेकंड हो गई थर्ड वर्कशीट रेडी है ना, अभी ले लो या फिर लेक्चर के बाद में सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ इटसेल्फ. ठीक है, उसके बाद में कंसिडर एप्लीकेशन 1, चलो मॉड्यूल काढा, कंसिडर एप्लीकेशन 1, 1 2 का भी हुआ था डिस्कशन. काय नहीं सर, कंसिडर एप्लीकेशन 1 2 बोला था, ये सबके लिए कंपलसरी था, बस सेकंड वर्कशीट कुछ लोगों के लिए कंपलसरी थी. मॉड्यूल कंसिडर एप्लीकेशन 1, कौन सा मॉड्यूल, किती लोकांकडे आहे हे मॉड्यूल? काही लोकांना हेच माहीत नाही की आपल्याला मॉड्यूल भेटले की नाही भेटले, सापडत नाही असं वाटतं त्यांना. आहे सगळ्यांकडे, ज्यांच्याकडे नसेल ऑफिसमधून कलेक्ट करून घ्या. ठीक आहे, 12ची ज्यांना मिळाली नसेल ते. कंसिडर एप्लीकेशन 1 की सॉल्व, डाउट आहे कुछ? अरे फर्स्टच तुमची सेकंड वर्कशीट झाली का संस्कृती? करा सेकंड, करा सेकंड झाली, थर्ड करायची. हाँ, फर्स्ट में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? किती लोकांना डाउट है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के बिटवीन फोर्स का रेशियो चाहिए, कौन सा फोर्स? अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, K इंटू क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, G इंटू एम स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर, कारण दोनों पण इलेक्ट्रॉन आहेत ना. तो किसका रेशियो पूछा है, इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन टू इलेक्ट्रिक? तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वेयर कट. अब K मतलब कौन, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -38 डिवाइडेड बाय G का मतलब 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11. तो 9981 इंटू 10 टू द पावर -62. फक्त पावर दिली ऑप्शनमध्ये का नंबर पण आहे? बरं ठीक आहे, 1.6 1.6 2.56 म्हणजे 3 3 इंटू 9 27 अपॉन 7 इंटू 8 56 म्हणजे 60 इंटू -11 -62 -73 ऊपर आके +73 -38 अवघड झालं, प्लस माइनस हे बघा सिंपल ॲडिशन सबट्रॅक्शन आहे. हां, 73 - 38 प्लस 35 का 36 कन्फर्म? आता करेक्ट आलं. ठीक आहे, 10 टू द पावर 35 प्लस 9 44 एंड सिर्फ 10 की पावर देंगे तो ये 0.1 में आता है, तो वहाँ पे 10 की पावर 43 आती है. ठीक है, क्या ऑप्शन रिलेटेड? 42 मतलब यहाँ पे 2 डिजिट होंगे. फिर अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो 44, 1 पॉइंट समथिंग है तो 43 एंड 2 पॉइंट समथिंग है तो 42. काय दिलं आहे? 4 इंटू 10 टू द पावर 42, 4 इंटू याच्या आसपास पण एक असे 43 44 पण 45 तो आता ही नहीं है, 39 पण नहीं है, तो ॲप्रॉक्सिमेटली एक. हे आता एक्झॅक्ट नाही आहे, खूप ॲप्रॉक्सिमेशन घेतले त्यामुळं थोडंफार इकडे तिकडे दिसतंय करेक्शन. एक्झॅक्ट सोडवलं तरी येईल पण काही गरज नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है किससे, कितने टाइम्स?
ले टाइम्स नका म्हणू, ही इथे दिसते 10⁻43 टाइम्स या फिर 42 टाइम्स. पवन कळतंय का? आणि ये कोणासाठी? फक्त इलेक्ट्रॉनसाठी. अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे, बड़े बड़े चार्ज लेंगे तो वेरी गुड. नेक्स्ट काय आहे? सेकंड क्वेश्चन काय झालं? नाही का मॉडेल तुमच्याकडं? घेऊन येतो. हां, सेकंड 7 काय? 7 रॉन्ग. रॉन्ग फाइंड करायचे का? 7 ना, ABCDE सस्पेंडेड, सेव्हरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म. चला नेक्स्ट. काही पण 6 मध्ये डाउट असतो का? चलो नेक्स्ट. आता बघा डायग्राम दी है, 4 डायग्राम है. क्या क्या है 4 डायग्राम में? फर्स्ट वन ए है, सेकंड में बी है, नहीं डी है, इधर बी है, इधर कौन है? सी. और इनके बारे में क्या बोला है कि बॉल ए ई. अब इंसुलेटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया है. क्या दिया है? फर्स्ट वन, ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी. ए सी या दोघांचा चार्ज कंपल्सरी सेम पाहिजे, तभी रिपल्शन होगा. लेकिन अट्रैक्शन के लिए कंडीशन नहीं है. क्या होता है देखो कि अनलाइक चार्जेस है तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है. उसी तरह से कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है, चार्जलेस है, एंड उसके सराउंडिंग में अगर हम चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है. तो अट्रैक्शन है मतलब हम कंपल्सरी ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे लाइक चार्जेस. इसलिए रिपल्शन इज द प्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, अट्रैक्शन इज प्योर टेस्ट फॉर ग्रेविटेशन होता है, एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज प्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म होता है. जब मैग्नेट की बात करेंगे तो मतलब दो बॉडीज है, अट्रैक्ट रिपेल कर रही है, तो वो कौन है? मासेस है, चार्जेस है, या फिर मैग्नेटिज्म है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए अगर सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ग्रेविटी होगी. अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? एंड उसके साथ अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, लेकिन फ्रीली सस्पेंड करने के बाद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है, मतलब वो मैग्नेट है. ठीक है, तो ए एंड सी इनका चार्ज लाइक हो गया. कौन सा ऑप्शन में लाइक है? सगळ्याच ऑप्शनमध्ये लाइक आहे. चला, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई. देखो डी जो है, डी किसको अट्रैक्ट कर रहा है? बी को. और नो इफेक्ट ऑन ई, इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि डी एंड ई दोनों भी चार्जलेस हो सकते हैं. तो डी एंड ई कहाँ पे चार्जलेस है? सी में एंड फोर्थ में. तो अभी भी आंसर नहीं आ रहा है. चलो और एक रीड करते हैं. निगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई. अब ए को भी एंड ई को भी अगर निगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ए एंड ई के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नहीं तो चार्जलेस चाहिए. तो सी विल बी द आंसर. पढ़ लो. चलो 8 हे इंडक्शन होतं ना, ते बलून वॉलला. 8 9 10 11 12 13 14 13 है. क्लियर है? और यहाँ तक सॉल्ड एग्जाम्पल भी हो गए आपके. 1 2 3 पर थ्योरेटिकल एकदा रीड करा. ठीक है, आगे देखो ये कोणाचं आहे मग. ठीक है, हाँ नेक्स्ट सॉल्ड एग्जाम्पल. जास्त अभ्यास केला का? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, 15 सॉल्ड एग्जाम्पल हो गए कल. जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था वही सारे. ठीक है, बाद में एक बार चेक करो. उसके बाद में 16 17 18 19 20 21 21 तक ये भी हो गए. मतलब 21 तक सॉल्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए. अब जो बचते हैं 22 23 भी हो गया, बस 22 24.
एंड उसके बाद में 30 एक 7 ते 7 एक्झाम्पल्स आहेत जे आपल्या क्लासमध्ये झालेले नाही, कळालं. तो आज का आपका फर्स्ट टास्क होगा सॉल्व एग्जाम्पल टिल कहाँ तक 43 तक, जो क्लास में हुए थे नहीं हुए थे सारे के सारे सॉल्व करके प्रिपेयर करना, कळालं. प्राइमरी टास्क ये था आपका आज का, ये है. चलो अब कंसिडर एप्लीकेशन 2. हाँ हो. चलो कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 2 की ने सॉल्व नाही. चला पटपट करा. का घरी ट्राय करता नाही, पण मग कालचं पेंडिंगवर तुम्ही ठेवलं हे घरी ट्राय करणार, परत याचं उद्या डाऊट घ्यावा लागणार. काय ठीक आहे, कन्फर्म करणार का. सॉल्व एक्झाम्पल प्लस कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 2 आणि कालची राहिलेली पेंडिंग वर्कशीट सेकंड. आजची थर्ड सगळ्यांना नाही आहे, ते काल एक ग्रुप बनवला त्यांना कंपल्सरी आहे. हो गया फिर. सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ. अब इसके बाद में आज नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है हमें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे ग्रेविटी में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड. क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब स्पेस अराउंड द मास इन विच एनी अदर मास विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ. उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा. हाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्पेस है अराउंड चार्ज इन विच क्या होगा जिसमें. वेरी गुड. एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन. दोनों भी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है. स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट डाउन. आकांक्षा 1 एप कूलम मतलब कितने कूलम. 1 एप कूलम मतलब कितने कूलम. दोघी दिन पकड़ मारा दिल. अवनी 1 एप कूलम मीन्स कितने कूलम. संस्कृति ABC एप कूलम. 1 एप कूलम मतलब कितने कूलम. तुम्हाला लिहायला सांगितलंय. हां दिशा 1 एप कूलम मतलब कितने कूलम. 1 कूलम. साक्षी नाही. पवन रुपेश 10. कसं आता विचार करत बसा दिवसभर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्पेस अराउंड चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होगा. सेम कंसेप्ट हमने ग्रेविटेशन में देखी थी, याद है. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था. फोर्स अपॉन मास. यहाँ पे भी क्या होगा. फोर्स अपॉन मास विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली चार्ज. बाकी कंप्लीट पार्ट जो है वो सिमिलर रहेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है. बेसिकली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी which gives strength of electric field, which gives strength of electric field at a point. बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है जिसका काम है एक्सप्लेन करना. क्या एक्सप्लेन करना. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट ए गिवन पॉइंट एंड इज डिफाइंड एज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय, नोटेशन क्या होगा उसका, ई वेक्टर गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम, और इसका और एक यूनिट है वोल्ट इनटू मीटर। क्या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इनटू मीटर या वोल्ट पर मीटर संस्कृति, पर या इनटू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर, नॉट इनटू, क्या होता है वोल्ट पर मीटर। कहाँ से, क्योंकि इसका और एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू वी अपॉन डी, वेर वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो पढ़ने वाले हम आगे, D इज द डिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट के बाद में डायमेंशंस क्या बनेंगे, न्यूटन के L1 M1 T-2 अपॉन चार्ज है मतलब I1 T1, ऊपर आके मतलब L1 M1 T-3 I-1, ये बन गया, और बन गए डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिनिश्ड। देखो न्यूटन्स लॉ के बाद में आज हमने डिस्कशन शुरू किया है अबाउट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है डिफरेंट होती है एट डिफरेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अगेन एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब बेसिकली इट्स ए vector quantity which gives the strength of electric field at a given point and is defined as force per unit charge, force per unit denoted by E, given by E equals to F upon Q, SI unit Newton per coulomb or volt per meter, dimensions L1 M1 T-3 I-1, write down next point is star mark. Electric field intensity acts in the same direction as that of force. Next, to find electric field intensity, at a point due to system of charges or number of charges, we have to use क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अप टू En वेक्टर। मतलब किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या करनी पड़ेगी, हमें एडिशन करनी पड़ेगी। कौन सी एडिशन, वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर सम, ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया है कि क्वेश्चन प्लस IMP पॉइंट, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, उसमें से A एंड B के ऊपर चार्जेस प्लेस किए ईच ऑफ Q, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है L, और हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक्टिंग एट पॉइंट C जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। क्या करना है, इंटेंसिटी एक्टिंग एट पॉइंट C कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ पे लिखा था इक्वल्स टू होती है F/Q, बट F इक्वल्स टू कितना होता है, K इंटू
Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या बनेगी K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, वेर K का मतलब क्या होगा 1/4πε. हे प्रत्येक वेळी लिहायचं जीवावर येतं म्हणून आपण त्याला K म्हणतोय, बट हा K म्हणजे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट नाही. त्याला ज्यांना K मध्ये प्रॉब्लेम होतो, कन्फ्युजन होतं, ते काय म्हणा, काही पण म्हणा, ठीक है, X म्हणा, Y म्हणा, Z म्हणा, ठीक है. चलो नेक्स्ट. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दो वर्टेक्स के ऊपर दो चार्जेस है एंड हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट सी. तो क्या होगा 1 by 1, सबसे पहले बी के ऊपर जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा E1. देन ए के ऊपर जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी E2. अगर ये एंगल थीटा है जो 60 डिग्री होता है, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा. अब यहाँ पे E1 कितना बनेगा, गुड मॉर्निंग, E का फॉर्मूला क्या है KQ² अपॉन L², नक्की का सिर्फ KQ होगा, स्क्वायर नहीं, क्या होगा KQ अपॉन L². उसके बाद में E2 क्या होगा, ये भी KQ अपॉन L² ही होगा. इसका मतलब यहाँ पे E1 एंड E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. अगर इसको हम E बोलेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज गिवन बाय, क्या होगा रिलेशन, वही फॉर्मूला रेगुलर वेक्टर का, √p² प्लस Q² प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है E नेट विल बी इक्वल्स टू रहेगा √, बोलो E² प्लस इंटू कॉस ऑफ 60. अब इसमें कॉस 60 एंड 2 कट, मतलब E नेट विल बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ E, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट कितनी होगी √3 इंटू KQ अपॉन L². मतलब सेम कंडीशन है जो फोर्स में थी, बस यहाँ पे क्या नहीं है, Q² की जगह पे Q है, मतलब एक Q नहीं है. हो गया. अब सेम कंडीशन होगी फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस IMP पॉइंट, कि अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है ABC, जहाँ पे B के ऊपर चार्ज है -Q, A के ऊपर चार्ज है +Q, और हमें C के ऊपर एक्ट होने वाली नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी. अब क्या करना होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, बस क्या चेंज होगा, देखो इंटेंसिटी एट C ड्यू टू A यहाँ पे एक्ट होगी, ये बनेगा E1. इंटेंसिटी एट C ड्यू टू चार्ज एट B, ये E2 इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज से अवे, निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. और यहाँ पे ये एंगल कितना है 120 डिग्री. तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब हम फाइंड करेंगे E नेट इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से √E1 का स्क्वायर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है. इसका मतलब अगेन E² प्लस E² प्लस 2E² इंटू कॉस ऑफ 120, लेकिन कॉस 120 कितना होता है -1 का -1/2, -1/2, तो ये बनेगा E² प्लस E² माइनस ऑफ E², यानी नेट इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू रहेगा वही का पी ली लेगा मी, एंड डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ये डायरेक्शन होगी E नेट. असं का, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उनके बिटवीन होता है. हो गया. अभी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर स्क्वायर.
ते एका पॉईंटवर जर तुम्ही खूप जास्त एफर्ट्स घेतले स्टार्टच्या तर बाकी बघा 80% सगळं रिपीटेशन असतं. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज स्क्वायर दिया है और स्क्वायर पे 4 वर्टेक्स है उसके ए बी सी एंड डी. ए के ऊपर हमने चार्ज प्लेस किया है क्यू क्यू क्यू, तीनों भी चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव है. तो डी के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है लेकिन हमें डी के ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, क्या होगा, वन बाय वन. सबसे पहले ए पे जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे एक्ट होगी E1. अगर ये स्क्वायर की साइड लेंथ आपको ए बोला है तो E1 की वैल्यू कितनी बनेगी, के क्यू स्क्वेरियल का के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. हाँ, E1 कितनी हो गई, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. अब C के ऊपर जो चार्ज है वो भी यहाँ पे E2 एक्सर्ट करेगा, कितना होगा E2, ये भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर रहेगा. अभी जो है ये भी एक्सर्ट करेगा लेकिन पहले इन दोनों का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, E1 E2 मैग्नीट्यूड सेम है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल्स टू E2 है जिसको हम बना देंगे E, एंड थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगी R वो बनेगी √2 टाइम्स ऑफ E. कितनी बनेगी, कुठून आलं √2 टाइम्स ऑफ E, परत ते स्क्वेअर रूट ऑफ E स्क्वेअर प्लस 2E स्क्वेअर इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0 तो एवरीथिंग विल बिकम, तो रूट ऑफ E स्क्वेअर प्लस E स्क्वेअर मतलब √2 टाइम्स ऑफ E हो गया. आगे अब यहाँ पे ये जो चार्ज था B पे ये भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R था उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी यानी E3 एक्सर्ट करेगा. बट यहाँ पे होता क्या है कि जो डायगोनल है उसकी लेंथ होती है √2 टाइम्स ऑफ A, यानी कि नेट इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा E3 प्लस R, यानी कि फिर से वही कंडीशन आ रही है के क्यू बाय ए स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ √2 प्लस 1/2. जे फॉर्म्युले आपल्याला फोर्ससाठी मिळाले होते फक्त काय चेंज है, एक क्यू कम है, वहाँ पे क्यू स्क्वेयर था यहाँ पे क्यू है. फिनिश्ड. फिर से स्क्वायर दिया है, 4 वर्टेक्स है, ये प्लस क्यू बट ये माइनस क्यू है, एंड हमें यहाँ पे जो पॉइंट है जिसको हम D बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है. बोलो आप कितनी होगी इंटेंसिटी, क्या चेंज होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनेगी, वेरी गुड, नाइस, हुशार है पवन. के क्यू बाय ए स्क्वेअर इन ब्रॅकेट पवन √2 मायनस 1/2. हे किती लोकांना कळालं, कसं आलं ते, सगळ्यांना कळालं एवढं लवकर. मनीषा काय झालं बेटा, फक्त ये माइनस क्यू है इसलिए रिजल्टेंट इधर होगा R एंड जो E3 होगा वो इधर एक्ट होगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी. ठीक है, तो इस तरह के कुछ भी वेरिएशंस अगर करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करके ये सारी कंडीशंस यहाँ पे डिराइव करने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो हमने न्यूटन्स लॉ नहीं कूलम्स लॉ में अप्लाई किया था. ठीक है, नेक्स्ट एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो x होगा जहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम 0. क्या करना है, कंडीशन क्या है, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी विल बिकम 0. अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इंटेंसिटी 0 बनेगी. क्यों 0 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटी E1 एक्ट होगी अगर उतनी इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो गई तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बैलेंस करेंगे. समझ में आ रहा है,
तो इनकी वैल्यू पुट करनी बस। E2 कितना होगा, देखो E1 कितना होगा k इंटू क्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला एक ही इंटेंसिटी था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये बनेगा k इंटू क्यू टू, बस अभी ये डिस्टेंस अगर x है तो ये क्या बनेगा d माइनस एक्स, तो ये आ गया d माइनस एक्स का स्क्वायर, के कैंसिल। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे x अपॉन रूट ऑफ क्यू वन, यहाँ पे क्या बनेगा d माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ क्यू टू, तो यहाँ पे Q2 को लेके आएंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 इक्वल्स टू क्या बनेगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स। फिर हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा d माइनस एक्स माइनस वन इधर आएगा तो बनेगा प्लस वन, तो ये बनेगा रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस वन इक्वल टू कौन है d बाई एक्स। यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से कितना बन रहा है रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 इक्वल्स टू कौन है d बाई एक्स। हमें x चाहिए था तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू डी, यानी कि सेम फॉर्मूला मिल रहा है जो हमें फोर्सेस की केस में मिलता था, क्योंकि जहाँ पे फोर्स जीरो वहाँ पे इंटेंसिटी भी जीरो। Gayatri, what is the permittivity for conductor metal? Sakshi, number of electrons in 1 coulomb, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। हाँ, एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन गया है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 प्लस 18 कितने प्लस 18 कुठून आलं Q इक्वल्स टू एन ई, फिर एन इक्वल्स टू Q अपॉन ई। Q का मतलब 1, E का मतलब 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 ऊपर आके प्लस 19, 1 अपॉन 1.6 मतलब 0.625 मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19। चलो हो गया लिख के। लेकिन अगर सेम कंडीशन में अगर अब बोला जाता है आपको कि जो चार्जेस है उनकी पोलैरिटी अब बदल गई, मतलब पहला चार्ज है पॉजिटिव एंड ये दूसरा चार्ज है निगेटिव, इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी विल बिकम जीरो। अब पहली वाली कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे नेट इंटेंसिटी हमें जीरो बनानी है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम एज्यूम ये करते थे कि एक की इंटेंसिटी इधर एक्ट होगी तो दूसरे की इंटेंसिटी इधर एक्ट होगी, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये Q1 की इंटेंसिटी इधर एक्ट होगी, यानी ये E1 की डायरेक्शन करेक्ट है, लेकिन Q2 तो निगेटिव चार्ज है तो उसकी इंटेंसिटी भी उधर ही एक्ट होगी। एंड दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो हमें इनको ऐड ही करना पड़ता है, इसका मतलब इनकी वैल्यू कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगी, इसलिए इन दोनों के बिटवीन इंटेंसिटी की वैल्यू कभी भी जीरो। लेकिन अगर हम इनके बियॉन्ड जाएंगे, एज्यूम करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया हमने Q, तो Q के ऊपर क्या होगा, नहीं Q नहीं दूसरा Q, Y। अब ये Y के ऊपर क्या होगा कि जो Q1 है तांदड़े वो इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा और उसकी इंटेंसिटी E1 यहाँ पे एक्ट होगी, लेकिन Q2 की कहाँ पे एक्ट होगी अपोजिट डायरेक्शन में। एंड ये अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें जीरो मिलती है। इसमें आ गया दो अगर लाइक चार्जेस है तो जीरो इंटेंसिटी वाला पॉइंट आता है, चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, तो इन बिटवीन नहीं आता है, चार्जेस के बियॉन्ड आता है। ठीक है, यहाँ पे मिलता है Y, ये क्लियर हो गया। अब सेम सिचुएशन इस साइड पे चेक करेंगे, इस साइड में क्या होगा, दूसरा और एक पॉइंट लेते हैं जैसे कि X है। अब X के ऊपर
Q1 की इंटेंसिटी किधर एक्ट हो रही है, अवे, Q2 नेगेटिव है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे एक्ट हो रही है, यानी कि अगर इक्वल हो तो यहाँ पे भी क्या होगा, चार्जेस लाइक है एक ही पॉइंट होता है, लेकिन चार्जेस अगर अनलाइक है तो दोनों भी साइड पे क्या होता है, जीरो समय, ठीक है। चलिए ये कंडीशन थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में लिख लो, फिर हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। वा, काल ज्यांनी खूप मस्त अभ्यास केला होता, क्वेश्चन पण खूप सारे सोडवले होते, त्यांना आजचं एकदम चिल्लर वाटते, काही नाही आहे, बरोबर आहे। आणि ज्यांनी काल लेक्चर नाही केलं किंवा अभ्यास नाही केला किंवा क्वेश्चन नाही सोडवले, काय चाललंय, कसं चाललंय, काहीच ताळमेळ लागत नाही। इथून पुढे हेच होणार आहे। ज्यांनी इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचे पहिले 3 लेक्चर त्यामध्ये होणारा कंटेंट 100% प्रिपेअर केला, जोपर्यंत AC सर्किट आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह संपत नाही तोपर्यंत आज जसं तुम्हाला वाटतंय तसं वाटणार रोज, अरे हे तर मागचंच आहे, हे तर मागचंच आहे, नवीन काही नाही आहे। बट ज्यांनी हे प्रिपेअर नाही केलं, पुढं मग किती पण प्रिपेअर करायचं ट्राय करा, होतं ना आपल्याला मध्येच, नाही सर आजपासून शिवरात्र आहे, ठरवले आज, ठीक आहे, मग त्यांचा हाल होतात पुढं। म्हणजे बघा, ज्यांनी आतापर्यंत फिजिक्स काहीच नाही केलं, 0% प्रिपरेशन आहे, त्यांनी पण फॉर्म 1 मार्च म्हणजे आजपासून सुरू मार्च नंतर ग्राउंडवरच कोणी थांबत नाही, कळालं ना। आता जवळपास 90% लोक आहे ज्यांचं डिसाईड झालेलं आहे की आता फक्त काय करणार आपण, बायो आणि केमिस्ट्री, फिजिक्स असंही येत नाही, लक्षात घ्या, दे आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, तुमची त्यांच्यासोबत कॉम्पिटिशन नाहीच आहे, तुम्ही इथं आहात आतापर्यंत है ना। मार्च एंडिंगपर्यंत बघा अजून नंबर खूप कमी होता, ते 95चे डायरेक्ट 98% आणि 2 to 3% असतात की जे शेवटपर्यंत स्टिक राहतात की नाही करू आपण म्हणून। तर आपली ॲक्च्युअल कॉम्पिटिशन फक्त त्या 3-4% आहे, हे बाकीचे यांनी पहिलेच घरच्यांना बरं बायो आणि केमिस्ट्री करणार आहे, जेणेकरून काय होईल, मार्क्स असे पडतील की आपली जाणार नाही, कळतंय ना। म्हणजे अभ्यास केला म्हणून थोडे मार्क्स पडले, पण त्यांना कुठं माहिती हे फळ कुठे होते, ठीक आहे ना। तुम्ही हे डिपेंड करतं की तुमचा फिजिक्सचा स्कोर किती होता, बरोबर आहे ना। हे 60% एफर्ट्स एका साईडला फिजिक्सचे आणि उरलेल्या 40% मग बायो केमिस्ट्री आणि टाइमपास, जेवण, झोप सगळं, कळालं, हे रेशो मेंटेन आहे। आणि जे इथं काही करत नाही, मी सांगितलं ना ते MPSCचं एक्झाम्पल, 2 प्रकारचे लोक असतात, काही येतात फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट सिलेक्शन, आणि काही येतात फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, अटेम्प्टवर अटेम्प्ट, मग नंतर आंदोलन, मग बाकी गोष्टी, मग हे 2 पार्ट का पडतात त्यांचे, याचं रिझन ही इथं पडतात, हे तुमच्या नीटमध्ये हेच रिपिटेशन तिकडं होतं, कळालं ना। त्यामुळे जे बायो आणि केमिस्ट्री ते तर सगळ्यांनी येतच, त्यामध्ये काही डाऊट नाही, मी आता माईक चालू ठेवून बोलतोय, हे काय तुम्ही काय म्हणता त्याला खूप मोठी काही अचिव्हमेंट करत नाही, तुम्हाला बायो आणि केमिस्ट्री येतं आणि त्यात 250-300 मार्क्स पडता म्हणून, ते चिल्लर आहे, सगळ्यांनाच पडतं, कळालं ना। बट इथं तुम्ही ॲटलिस्ट 100 जरी घेतली तर लक्षात ठेवा खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे तुमची। त्यामुळे इथून पुढं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, कारण सराउंडिंग पण खूप भयानक भेटणार आहे तुम्हाला निगेटिव्ह, बरोबर आहे की नाही। कोणी पण ज्यांना आपण बघतोय ते बायो करणार आहे, जे आपल्याला बघताय ते पण बायो करणार आहे, बघता इन द सेन्स इन्स्पायर होत आहे आपल्याकडे बघून स्टडीसाठी, त्यांच्याबद्दल मी बोलतो, ठीक आहे। रूममध्ये गेले, मेसमध्ये गेले, घरी जाताना गाडीवर कोणासोबत म्हणजे मित्रमैत्रिणी शेजारच्यांसोबत गेले, बसमध्ये गेले, सगळीकडे डिस्कशन हेच असणार आहे, बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। मग आपण एवढं असून पण काय होतं, मनाची तयारी करतो की नाही आता फिजिक्स पण करायचं आहे आपल्याला, बट आपल्यासारखं कोणी भेटतच नाही आपल्याला, बरोबर आहे की नाही। तर हे थोडंसं आपल्याला थांबवायचं आहे, कळालं ना। फक्त एवढं जरी तुम्ही करत राहिले व्यवस्थित तर खूप काही पॉझिटिव्ह गोष्टी होतील। चला, हे झालं आहे की लिहून, काय लिहिलं पवन, रीड कर बरं बेटा। हे नव्हतं लिहायला सांगितलं मी, या रिलेटेड काही थेरॉटिकल स्टेटमेंट लिहायला सांगितले होते। काय लिहायचं होतं, इफ 2 चार्जेस आर लाईक देन point of zero intensity will be in between them, and if charges are then very good beyond the charges। अब हमें फाइंड करना है उसका
डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अभी हमें मालूम तो हो गया कि सपोज पहला चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 है, एंड अगर ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव है तो नल पॉइंट इनके बिटवीन नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, इसके बियॉन्ड आएगा। एज्यूम करते पॉइंट P यहाँ पे जिसका डिस्टेंस x है एंड ये सेपरेशन कितना है, d है। अभी सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। क्या होगी प्रोसेस, E1 इधर एक्ट होगा और E2 इधर एक्ट होगा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, E1 इक्वल्स टू E2, तो अब वैल्यूज पुट करनी है। देखो E1 मतलब क्या, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 अपॉन, वेरी गुड, D प्लस x का स्क्वायर, पहले माइनस था अब क्या है प्लस, इक्वल टू क्या होगा, K इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर से K कट, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, रूट लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, ये रूट ऑफ, के कट हो गया, रूट लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, d प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ Q1 इक्वल्स टू x अपॉन रूट ऑफ Q2। फिर से अगर इनको सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू d प्लस एक्स अपॉन एक्स। बाद में सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 इक्वल्स टू d बाय एक्स प्लस 1। अब ये प्लस 1 इधर आने के बाद बनेगा -1, तो ये बनेगा d बाय एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q2, यानी कि x इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2। क्या डिफरेंस हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? अगर चार्जेस लाइक है तो सिर्फ प्लस, चार्जेस अनलाइक है तो माइनस, ठीक है। अगर ये Q2 से डिस्टेंस लेंगे इसलिए यहाँ पे रूट ऑफ Q2, रूट ऑफ Q1 माइनस Q2 आएगा, ठीक है। बाहेर काढून देतो मी तुम्हाला, टेलिप्रॉम्प्टर बनते की माझा, टेलिप्रॉम्प्टर माहिती काय असतं ते, हो का, बर दुसरं काही माहीतच नाही तुला एक्झाम्पल, हां शुभमलाच म्हणतोय मी। चलो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट केस में एट पॉइंट O, ये सॉल्व करून दाखवून कसं सॉल्व झालं।
चलो फटफट. Find intensity at point O. Keep three charges of equal magnitude placed at three vertices of an equilateral triangle. यहाँ पे E1, E2 एंड E3 चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए इक्वल्स टू क्या होगा, KQ अपॉन कितना होता है डिस्टेंस, अगर साइड लेंथ L है तो L/√3, उसका स्क्वायर मतलब क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन L स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो ये एंगल कितना होगा, ये 60, ये 60, तो इसका मतलब दोनों के कंपोनेंट लेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ E इंटू कॉस ऑफ 60, बट कॉस 60 एंड 2 एक दूसरे को कैंसल करेंगे, यानी हे नाही लिहिले तरी चालेल, कळालं ना. कारण काय होतं ना, क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला एखादा चार्ज काढून टाकतील आणि मग विचारतील इंटेन्सिटी कितनी है. हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे वहाँ पे. लिहायचं आहे का, हो की नो, हे नका लिहू आत्ताच, फक्त एक एक लिहा. वरचं मायनस आणि खालचं प्लस असं का, तसंही घेतलं चालतं, पण तरी तो प्लसच येईल, मायनस नाही येत. जितकी वर ॲक्ट होते तितकीच खाली ॲक्ट होते, बरोबर आहे. मग सेकंड कंपोनेंट का नाही घेतले आपण, पण ते ऑलरेडी एकमेकांना बॅलेन्सेस करतात. चलो हो गया लिख के. नेक्स्ट सेम कंडीशन अप्लाई करनी है किसके लिए, स्क्वायर के लिए. तो स्क्वायर की केस में भी अगर आपको बोला है कि स्क्वायर पे चारों वर्टेक्स पे 4 चार्जेस है, ये काय लगेच कळून जातं नाही, मतलब पॉइंट O दिया है सेंटर में, तो क्या होगा फिर से, ये प्लस Q की इंटेंसिटी इधर, इसकी इधर एक दूसरे को कैंसिल करेगी, ये भी कैंसिल करेगी, मतलब O के ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0. अगर ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस D है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा O, वहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी. ठीक है. अब ये कौन है, एंड ये कौन है, तो इनके सेंटर में भी क्या होता है, सेम इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इंटेंसिटी 0 बनती है. ठीक है. यहाँ पे ये अपोज करेंगे, यहाँ पे ये अनबैलेंस रहेगा, लेकिन इन दोनों के कंपोनेंट इसको बैलेंस कर देंगे. ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है, इन सब केसेस में इंटेंसिटी विल बी 0 एट पॉइंट O. ऋतुजा रिंग आली बघ, हे रिंग राहिली होती ना, काय सांगितलं मी आत्ता, 0 येते पेंटागॉनमध्ये. जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में कंपोनेंट्स कैंसिल कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स बैलेंस करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 इन फॉलोइंग केसेस एट पॉइंट O. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड required to balance the weight of body is, मतलब इन जनरल एग्जाम्पल में बोला जाता है कि सपोज एक प्रोटॉन है और उसको हमने छोड़ दिया था, वो नीचे गिर रहा था, लेकिन अर्थ के सरफेस के बाद में और सरफेस के पास आने के बाद क्या हो गया, वो रुक गया। तो रुकने के बाद उस पॉइंट के ऊपर अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी कंडीशन क्या होती है कि बॉडी नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि उसका वेट नीचे लेके जा रहा है, दैट इज mg। अब अगर बॉडी वहाँ पे रुक रही है मतलब इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब डाउनवर्ड एक्ट होने वाले mg को कोई बैलेंस करेगा। यहाँ पे बात चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के फोर्स की, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसको बैलेंस करने के लिए। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि mg इक्वल्स टू Fe बन गया, मतलब बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अब Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्म में अगर दिया है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय mg इंटू QE, यानी इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट विल बी mg अपॉन q। हो गया, चलो अब कैलकुलेट करो इंटेंसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉनला हवेत बॅलन्स करायचे, कितनी इंटेंसिटी लगेगी, काढना ते तर सगळ्यांना माहिती mg/q। कितना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन g, करो मल्टीप्लिकेशन अब। हाउ मच, म्हणजे 55 into 10 to the power -12। Now calculate for proton। थर्ड वर्कशीट कोण करायला पाहिजे आज, जे बाकीच्यांना पण भेटणार आहे असं काही तो खाऊ नाही लगेच आजच घ्यायचं, बट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करा, सगळ्या एका दिवशी घेऊन सॉल्व नहीं होत परत। चलो कितना है फिर प्रोटॉन के लिए, आ रहा है 7 सर। उसके बाद अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम का हीलियम न्यूक्लियस मतलब He2 4, तो इसका मास कितना होगा, चार्ज कितना होगा, म्हणजे एवढे येईल का आन्सर।
हीलियम के लिए कितनी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपल है, देखो प्रोटॉन के मास कितना है 4 टाइम्स है, चार्ज कितना है डबल है, तो 4/2 मतलब टोटल इंटेंसिटी रिक्वायर्ड विल बी डबल, इसलिए 9.6 का डबल 19.6 12 येतं का? रुपेश अप्रोक्सीमेशन लिया था मैंने, 1.6 को 1.67 को 16 लिया, 16.6 कितना आता है? हाँ तो 10 की पावर का बोलता हूँ ना मैं, हाँ इधर 0.6 था ना, ये 0.9 अब आता है, हाँ सांगा 1.67 इंटू 0.6 एक्झॅक्ट कितना आता है? हे 1.67 इंटू 0.6 1.04 10⁻⁻7 का 8 and into 10 ची पावर हे बघा 1.67 इंटू 6, चला 6चा टेबल म्हणा, 6 7 4 कॅरी 6 6 परत 4 कॅरी 6 1 जा, हाँ कितने आ रहा है 10, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल कितना आ गया 1.002, हाँ 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 यस, तो मैंने वही लिया था ना, फिर बराबर था ना, ये 10 था ना तो करेक्ट है, फिर 1.04 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है -7 आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा था 9.6 इंटू 10 टू द पावर -8, तो इसका डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर -8 आ रहा है, 10 या 9.6 में क्या डिफरेंस इतना रुपेश? हाँ बहुत है क्या? ठीक है, आप आगे से तेरे को एग्जैक्ट ही बोलता कैलकुलेशन, ये हो गया क्लियर, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के लिए निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिक्वायर्ड होगी? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ न्यूट्रॉन। इन्फिनिटी, वेरी गुड, कितना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि बेसिकली उसके पास चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बैलेंस ही नहीं कर सकते, कळलं ना, वो नीचे गिरने वाला है, ठीक है, एंड उसको अगर रोकना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी इन्फिनिटी, जो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ड्यूटेरॉन के लिए निकालो, अब ड्यूटेरॉन मतलब क्या होता है? काय पण काय? आता हो फॉर्म्युला सांग ना, H2 काय असतं? येडे का बाळे सगळे, तू सांग. ड्यूटेरॉन ऐकले का? ड्यूटेरॉन, ट्रिटियम. हां, तू प्रत्येक वेळी ना वेगळं आन्सर सांगते, हेच ना सर 1 2 ना सर 2 1 ना सर, एक आन्सर स्टिक नहीं राहत तू. H12 क्या होता है ड्यूटेरॉन? है 1d2 H12 हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो H11 हाइड्रोजन, H12 एंड H13 तो ड्यूटेरॉन के लिए निकालो. आता असं एक्सप्रेशन देतात, हां मी हेच सांगत होतो. देखो ड्यूटेरॉन मास कितना होगा, मतलब जो अल्फा पार्टिकल के लिए था वही रहेगा, ठीक है. नियर अबाउट 20 गया था. रुपेश तू 20 ले ले बेटा, 10 का डबल बहुत बड़ा आ रहा है वो. क्लियर? चलो
नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिख लो, इफ a charge placed at rest in an electric field, then कंडीशन क्या है, देखो एक चार्ज है जिसको हम रेस्ट में रख रहे हैं, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट वन, चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q इंटू ई। फोर्स क्यों एक्ट होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू है तो एफ कितना बनेगा, Q इंटू ई। क्लियर है। उसके बाद में एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, तो फोर्स की वजह से चार्ज एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F इक्वल्स टू क्यू ही होता है, लेकिन F इक्वल्स टू एम ए भी होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे m इंटू ए को Q इंटू ई के साथ इक्वेट करेंगे। पवन, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, फिर एक्सेलरेशन बनेगा Q इंटू ई अपॉन एम। उसके बाद वेलोसिटी अटेन आफ्टर टाइम t, इतने टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी अटेन करेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन इनिशियली रेस्ट में था इसलिए u 0, तो v इक्वल्स टू कितना बनेगा, a इंटू टी, यानी कि v इक्वल्स टू बनेगा क्यू ई बाय एम इंटू टी। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम यानी P इज इक्वल्स टू कितना होगा, m इंटू वी, बट m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, Q इंटू ई इंटू टी, यानी चार्ज का मोमेंटम मास पे इंडिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ चार्ज पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड टाइम पे। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम चेंज होगा, मतलब बढ़ता जाएगा। एंड एट द एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, जो पहले था इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, Q स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2m, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। हो गया। वन, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट इफ ओ चार्ज्ड पार्टिकल enters in an electric field with initial velocity, मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, मतलब वो रेस्ट में नहीं है, विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब एंटर कैसे कर सकता है, उसके लिए हम कंडीशन लेंगे कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, एंड एंटर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कंडीशन क्या है, देखो कि सपोज ये अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कैसे डिसाइड होगा? इकडे चालला म्हणून वाढत जाईल का, असं असतं का? मग का बरं? पण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, मतलब इधर कौन है, सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस प्लस क्यू क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। मतलब क्या होगा, स्पीड अप होगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा एंड एक्सेलरेट होगा। अब उसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा, एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। कितना रहेगा एक्सेलरेशन, ए विल बी इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम इंटू टी। फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, टाइम घेतला म्हणजे वेलोसिटी। ठीक है, टाइम के बाद में चाहिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए तो कितना है, क्यू ई बाय एम, वेर क्यू ई एम कोणाचं, इलेक्ट्रिक फील्डचं का चार्जचं? इलेक्ट्रिक फील्डचं का नाही, इलेक्ट्रिक फील्डला कुठं मास असतो। सेकंड केस, इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अब वो एंटर कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो चार्ज है प्लस क्यू अभी इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, वेरी गुड, क्या डिक्रीज होईल, मतलब क्या होगा, वो डिसेलरेट होगा। क्या होगा, डिसेलरेट होगा एंड डायरेक्शन कहाँ पे होगी, सेम डायरेक्शन, उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एज दैट ऑफ इथं ई नाही, इथं इनिशियल डायरेक्शन घ्या। ठीक है, सेम डायरेक्शन एवढंच होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिसेलरेट होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अगर ये डिसेलरेट होगा तो रिटार्डेशन कितना एक्ट होगा इसका, क्यू ई बाय एम, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको अगर बोला जाता है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, कितने टाइम के बाद पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, क्या करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी तो जीरो हो रहा है, मतलब हमें t चाहिए, t क्या बनेगा, u बाय ए, मतलब क्या करेंगे हम, u इंटू एम अपॉन क्यू ई। मतलब पुढचं कायनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाय करून होऊन जातं। आपल्याला जर विचारलं की डिस्टन्स आफ्टर विच इट विल कम टू रेस्ट, तो क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो बातें हमने पॉजिटिव चार्जेस के लिए यहां पे डिस्कस की थी, एग्जैक्ट अपोजिट किसके लिए होगी, नेगेटिव चार्ज। मतलब फर्स्ट केस में अगर चार्ज पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव होता तो वो एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होता, रिटार्ड होता, मतलब डिसेलरेट होता। ठीक है, अगर सेकंड केस में फिर से पॉजिटिव की जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज होता एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता तो उसका क्या होता, एक्सेलरेशन होता। ये कंपेयर करता है ना। चलो नेक्स्ट, if charge particle enters perpendicular to the field, then it will move along which path, वेरी गुड, पैराबोलिक पाथ। एक्चुअल में परपेंडिकुलर ही नहीं, कोई भी डायरेक्शन में एंटर करेगा जो सेम एंड अपोजिट नहीं है, तो हर बार चार्ज क्या करेगा, अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, कहाँ पे, पैराबोलिक पाथ के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन ये है, सपोज कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड कंसीडर करते हैं, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड।
एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया u इतनी वेलोसिटी से, तो ये यहाँ से क्या करता है, इस पाथ के अलाउंग ट्रैवल करता है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे दो डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे x बोलते हैं, ये कौन है, y। तो अब कंडीशन ये है कि जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u एंटर कर रहा था तो उस टाइम में उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेट कर रहा था क्या, म्हणजे ही सिचुएशन एग्जैक्ट सेम है प्रोजेक्टाइल मोशन की, बस वहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है, यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड आती थी, तो वहाँ पे इस तरह का ग्राफ था, यहाँ पे उल्टा ग्राफ, कड़ा लो। तो इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा ut, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, तो इसका मतलब y कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्चुअल में ut प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर है, बट u नेग्लिजिबल है, ऐसे हम कंसीडर करेंगे तो y कितना बनेगा, हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर। a कितना है पवन, QE बाय m, एंड t कितना है, x बाई यू, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/2 इंटू QE बाय m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यानी y प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, k इंटू एक्स स्क्वायर, दैट्स वाई ये पाथ कौन सा है, पॅराबोलिक है। आता हे t इक्वल टू एक्स बाई यू कुठून आलं, ही इथून आलं। अब हमें अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कभी चेंज नहीं होगी, मतलब इट विल रिमेन सेम, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब y के अलॉन्ग ये चेंज होगी, और कितनी बनेगी, u प्लस, मतलब ये ux ये uy वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, पहले तो इनिशियली जीरो ही वर्टिकल कंपोनेंट, तो डायरेक्ट vy इक्वल्स टू कितना बनेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बर QE बाय m इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस असतं ना पवन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है तो क्या बना बस v इक्वल टू ए टी, तो यहाँ पे a कितना होता है, QE बाय m, तो ये v अलॉन्ग x हो गई, v अलॉन्ग y हो गई। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी है तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 2D में जो किया था, एंड अगर हमें थीटा चाहिए तो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या करना होगा, फिर vy अपॉन vx, बाकी वैल्यूज तो पुट करके सेम 2D में जो सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग करना। ये हो गई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया, नेक्स्ट, तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया था उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड as well as direction of velocity of charge particle। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो सगळ्या सेम केसेस रिपीट होतील, फक्त तिथं आपण एक ॲडिशनल स्टेटमेंट लिहिणार की मॅग्नेटिक फील्ड कॅन ओनली चेंज द डायरेक्शन, कळालं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज कर सकती है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। अब ये एसएचएम में ऑलरेडी हम ये बातें देख रहे थे, असं कधी होईल, काय व्हॉइस नोट्स मध्ये बघितलं काय होतंय, ये कब होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है एंड चार्ज निगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, इसलिए जी इफेक्टिव बनेगा जी प्लस क्यू ई बाय एम। ये कब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है लेकिन चार्ज कौन सा है, पॉझिटिव्ह आहे। ठीक आहे, आता हे इंटरचेंज तुम्ही करू शकता, बाकीचं नहीं कळलं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपवर्ड पुश कर रही है, ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ रहा है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन बनेगा जी माइनस क्यू ई बाय एम। कळलं, तो उसको हम अप्लाई करके फिर पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसके इक्वेशंस आठवते हैं ना, टी इक्वल्स टू 2 बाय रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। काय झालं पवन, एवढं का अनस्टेबल भेटत आज, बोल ना। कोणताही घेतला असेल मग तिथे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शनमध्ये घेतली असेल आपण। हे बघ, ग्रेविटी डाउनवर्ड घेऊन येते, चार्ज डाउनवर्ड येत असेल तर एडिशन करना होगा, चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो रिपेल करना पड़ेगा। चार्ज डाउनवर्ड कब आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज अपवर्ड जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, माइनस आएगा। नहीं गलत है, हाँ चार्ज है। अब ये सिर्फ जी की वजह से नीचे गिरने वाला था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, ऊपर आ रही है एंड ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रॅक्ट करेगी या रिपेल करेगी, मग रिपेल करते म्हणजे वर घेऊन चालली आहे, जी खाली घेऊन चालली आहे, कोणाला, पॉझिटिव्ह चार्जला, कोण, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मग दोघांमध्ये प्लस येईल का मायनस, मग इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, चार्ज पॉजिटिव है, दोघांमध्ये प्लस येईल का माइनस, आलं ना मग, एंड वही कंडीशन अपोजिट होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। बरोबर है ना चलो हो गया। नेक्स्ट, applications of electric field intensity. First one, electric field intensity due to, very good, point charge। एक पॉइंट चार्ज है Q, स्पेस में प्लेस किया है पॉइंट P पे जो एट ए डिस्टेंस R पे, तो इस पॉइंट Q पर इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटेशन में क्या था, gm अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे g रिप्लेस्ड बाय k, m रिप्लेस्ड बाय q, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो E बनेगा इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड यहाँ से फिर इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर चेंज हो गया तो इंटेंसिटी होती का चेंज। इसका मतलब यहाँ पे E जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए इंटेंसिटी का एंड डिस्टेंस का जो वेरिएशन है ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करे। पॉइंट चार्ज के बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, और चार्ज स्फेरिकल शेल को क्या बोलते हैं हम, हॉलोस्फीयर ऐसे भी बोलते हैं। फिर हम हॉलोस्फीयर में 3 पॉइंट्स लेंगे, पहला पॉइंट होगा A आउटसाइड, दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा C इनसाइड। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट A कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी एट पॉइंट B के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट C 0। इंटेंसिटी इनसाइड कितनी होती है, 0 होती है, वेयर के का मतलब, श्रुति गुड मॉर्निंग,
के का मतलब 1/4 एप्सिलॉन, क्यू का मतलब चार्ज डिपॉजिटेड ऑन स्पेरिकल शेल। और इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस जो ग्राफ होगा उसमें कंडीशन क्या बन रही है कि जब तक सरफेस नहीं आता है तब तक 0 एंड उसके बाद में ये पॅराबोलिक पाथ फॉलो करके डिक्रीज हो। आठवलं ग्रॅव्हिटेशन मध्ये सगळं सेम होतं, फक्त काय आहे उलट नाही केलं, जी का के एम का क्यू, हो ग्राफ खाली होता बरोबर, वेरी गुड। हॉलो स्फीयर हो गया, इसके बाद में क्या आएगा अब सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में भी 3 पॉइंट्स लेंगे। पहला ए पॉइंट होगा आउटसाइड, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। दूसरा पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर, तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस कितना होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। तीसरा पॉइंट आर डैश अगर यहाँ पे दिया है तो ये छोटा स्फीयर हो गया एंड ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो ये सी वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होती है, सिर्फ क्या करते थे हम आर डैश बाय आर से मल्टीप्लाई करते थे, वो पोटेंशियल है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेंशियल के भी सेम फॉर्म्युले आने वाले, सेम पूरा रिपीटेशन आहे। म्हणजे तुमचे ॲक्च्युअल जे एफर्ट्स आहेत कुलम्स लॉ आणि ॲप्लिकेशनमध्येच आहे, इकडे नवीन काही नाही आहे। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, पवन हे कळलं का काय केलं आपण, ते सांगतोय तू ते बरोबर आहे पण ते पोटेंशियलसाठी आहे, ही इंटेंसिटी आहे। अब यहाँ पे देखो आर डैश मतलब सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर पे कितना होगा इंटेंसिटी की वैल्यू 0, ई एट सेंटर विल बिकम 0 एंड सेंटर से लेके सरफेस तक ये स्ट्रेट लाइन एंड उसके बियॉन्ड क्या होगा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके डिक्रीज होगा। ये हो गई इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ये आर डैश इक्वल्स टू कैपिटल आर ड्यू टू पॉइंट मास सॉरी पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वेयर। हॉलो स्फेरिकल शेल आउटसाइड है तो सरफेस के ऊपर है तो इनसाइड है तो सॉलिड है तो सरफेस पे आउटसाइड सेम, इनसाइड है तो बस आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में रिंग, क्या होगा रिंग के लिए, सेंटर होगा O, रेडियस होगी R, पॉइंट होगा P, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x। तो पॉइंट P पे प्रोड्यूस होने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2। एंड रिंग की जगह पे अगर दी जाती है हमें डिस्क, सेम कंडीशन है, बस ये एंगल दिया है थीटा, डिस्टेंस है x, तो इंटेंसिटी होगी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। थीटा कहाँ पे देखो दिसला ना। अब थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इकडे नहीं इकडे, अपोजिट नहीं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन है x, हाइपोटेन्यूस कितना होगा, अगर ये r है तो मतलब x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इससे पुट करेंगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो फिनिश्ड। नेक्स्ट, अगर ये डिस्क इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की डिस्क है मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो उस केस में यही इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बनता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होता है थीटा नियरली 90 बनता है, कॉस 90 0, 1 माइनस 0
तो 1 इंटू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज मतलब क्या होगा? एक रॉड होगा, वेरी गुड, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, Q इतना चार्ज डिपॉजिट करेंगे और इसकी लेंथ होगी L। इसके सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट दिया जाता है P, जिसका डिस्टेंस है R और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे θ1 एंड ये θ2। तो पॉइंट P पे इंटेंसिटी होती है लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन r in bracket of sin θ1 plus sin θ2, where lambda is the linear charge density। ठीक है, 1 upon 4 pi epsilon तो कांस्टेंट है, θ1 θ2 आर द। अब यही कंडीशन है, इसमें अगर हम कंसीडर करेंगे कि पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, मतलब ये जो रॉड था इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो उस केस में ये जो दोनों एंगल्स है वो सेम बन जाएंगे, मतलब θ1 बिकम्स इक्वल टू θ2 एंड θ1 एंड θ2 अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, यानी इंटेंसिटी की वैल्यू बन गई लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 कट हो गए, कैंसिल हो गए। उसमें अगर आपको बोला है कि सपोज रॉड की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, हाँ कळलं ना, θ1 इक्वल्स टू θ2 बनेगा 90 साइन 90, 1 प्लस 1 2, तो क्या आएगा ये E इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लॅम्बडा बाय आर। असं का, कारण आपल्याला 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉनची व्हॅल्यू माहिती आहे म्हणून, बाकी काही नवीन नाही। नेक्स्ट थर्ड केस, अगर पॉइंट लाइज नियर वन ऑफ इट्स एंड असं जर सांगितलंय तो उस केस में क्या होगा, देखो लेंथ इनफाइनाइट है एंड पॉइंट P जो है वो यहाँ पे, तो इसका मतलब एक एंगल θ1 बनेगा, दूसरा एंगल θ2 बनेगा 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू साइन θ1 प्लस साइन, तो इसका मतलब एक 0 है तो साइन 0 0 प्लस साइन 91 0 प्लस 1, तो ये लैम्बडा इक्वल्स टू बनेगा, सॉरी E इक्वल्स टू बनेगा, या फिर E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू लैम्बडा बाय आर। ठीक है, एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला लक्षात ठेवून फक्त या कंडिशन आपण अप्लाय करतो। उसकी सिमिलर कंडीशन है कि एक रॉड है लेकिन अभी उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको बोला है कि रॉड की लेंथ L है और इसका सेपरेशन कितना है, A है, तो इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट कितना होता है, K
लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल, वेयर के का मतलब हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। एंड लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एल। ए का मतलब ग्रेविटेशन में भी सेम डिराइव किया था, देखो हमने रॉड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेम कंडीशन है, ठीक है। चार्ज सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, तो उसके वजह से सेंटर पे जो पॉइंट होगा P, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होती है, सांग संस्कृति 2k लैम्बडा अपॉन r इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2, 2k लैम्बडा बाय r इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2, वेयर k लैम्बडा, ये जो वायर था इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा का होता है ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको डिफाइन करेंगे 2 मिनट में। आर मतलब ये रेडियस, रेडियस, ठीक है। जैसे कि आपको बोला है कि सेमी सर्कुलर कॉइल है, तो इसके सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी, तो क्या है फॉर्मूला 2k लैम्बडा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 लेना है। अब सेमी सर्कुलर के लिए थीटा होता है 180/2 मतलब, तो ये बनेगा साइन 90 मतलब 2k लैम्बडा अपॉन आर। अगर आपको बोला है कि वायर जो है या फिर सर्कुलर आर्क जो है वो 1/4 के फॉर्म में, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या बनेगा 2k लैम्बडा बाय आर, ये तो सेम है, थीटा 90 है, 90/2 मतलब 1/√2, एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा फिर √2 टाइम्स ऑफ k लैम्बडा बाय आर। एंड अगर पूरी कॉइल सर्कुलर है उसके सेंटर में चाहिए तो क्या बनेगा E इक्वल्स टू 2k लैम्बडा बाय आर इंटू थीटा कितना है 360, 360/2 180, साइन 180 0, हे आपल्याला ऋतुजाने अगोदरच सांगितलं होतं बघा, तो E इक्वल्स टू कितना बनेगा फिर 0 बनेगा। आता कोणती 90 डिग्री काय म्हटलं पण तू असं बडबड कर नाही बोलला, मला भासवायला लागली वाटतं आता, 0 म्हटलं का, मला 90 ऐकायला आलं बघ, मग आपल्या दोघांमध्ये किती मोठा प्राइस डिफरन्स आहे, कळलं का? बर, हो गया ॲप्लिकेशन्स। आता ज्यांनी ग्रॅव्हिटेशन तेव्हा पण परफेक्ट केला होता, आता सांगितल्यावर संडेला रिवाईज पण केला, त्यांना सगळ्या लिंक लागल्यात बरोबर, पण ज्यांनी ग्रॅव्हिटेशन बघितलाच नाही हे काहीतरी नवीनच दिसायला लागलं आहे। आता परत मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटमध्ये हेच सगळं रिपीटेशन असेल, फक्त इथं काय होईल, इथं जहाँ पे यहाँ पे हम ले रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो रिप्लेस होगा μ0/4 पाई से, जहाँ पे हम Q ले रहे वो रिप्लेस होगा I से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अजून खूप वेळ आहे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमचं एक नंतर लेक्चर नसतं ना, डायरेक्ट लंच ब्रेकच आहे ना, लंच आपण नंतरही करू शकतो ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट डाउन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं यूनिफॉर्म म्हणजे काय ती लिहावं लागेल ना बघा, क्या होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, नका लिहू जाऊ द्या। क्या होता है, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट एवरी पॉइंट देन इट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, कोण पण कुठं पण कधी पण कसं पण, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, तो वो बनेगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रेडियल में क्या होगा,
रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ऑलवेज अवे जाती है रेडियस के फॉर्म में, एंड नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, टुवर्ड्स आती है। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, हो गया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेडियल। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसमें लिखो फर्स्ट वन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। मतलब अगर कोई वन डायमेंशनल बॉडी है, जैसे कि रॉड है, वायर है, उसके ऊपर अगर चार्ज डिपॉजिट किया है तो उसको हम लैम्बडा के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। इसका यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर, डायमेंशंस होंगे L-1 I1 T1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करेंगे हम बाय यूजिंग सिग्मा, और इसका मतलब होगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर, डायमेंशंस L-2 I1 T1। एंड इसके बाद में आएगी नेक्स्ट वन, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय रो। तो ये रो इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, इसका ऐसे यूनिट होगा कूलम पर मीटर का क्यूब, डायमेंशंस L-3 I1 T1। ठीक है, तो ये होती है चार्ज डेंसिटीज। अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो, टू डायमेंशनल बॉडी है तो, एंड थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। राहील लक्षामध्ये? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। क्या वास करायचं? बस झालं का? चलो फ्रॉम स्टार्ट क्या क्या देखा था हमने? डिस्कशन शुरू किया था फ्रॉम कंसिडर एप्लीकेशन 1, उसके क्वेश्चंस है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पटपट, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब vector quantity which gives the strength of electric field at a given point and is defined as force per unit charge denoted by E, given by E equals to F by Q, ऐसा यूनिट न्यूटन पर और वोल्ट पर। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में डायमेंशंस आ गए, फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस है, तीसरे वर्टेक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड √3 इंटू ई। कब पोलैरिटी सेम है तो ना, अपोजिट है पोलैरिटी तो सिर्फ क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? ई होगा। स्क्वायर के केस में फिर से के क्यू बाय एल स्क्वायर इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 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 इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो आज का आपका वर्क है, सगळ्यात पहिले काय आहे? प्रायमरी वर्क, हाँ